नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। आज हुए नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड में भेजा। धमाके की साजिश में आत्मघाती हमलावर उमर के साथ शामिल था आमिर राशिद। बांग्लादेश की अबस्त पीएम शेख हसीना के विरुद्ध अपराधों के मामलों पर फैसला आज। बांग्लादेश अवामी लीग ने बुलाया देशव्यापी बंद। पार्टी ने लगाए मोहम्मद यूनिस पर गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा कि दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। मेरठ से प्रयागराज तक फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार। 999 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है। 3 चरणों में काम को किया गया पूरा। साल के अंत तक उद्घाटन की संभावना है। सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र में हुए खनन हादसे को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने बताया कि बड़े मलबों को हटाए जाने का काम युद्ध स्तर पर जारी, जिसके बाद ही मलबों में दबे लोगों की जानकारी सामने आ सकेगी। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा। राजधानी लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। इस मौके पर दर्पण पत्रिका और उत्तराखंड महोत्सव के कैलेंडर का विमोचन हुआ। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबू बनारसी दास यानी कि बीबीडी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति और उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के चहुमुखी विकास को दुनिया ने देखा है और ये विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। मैं सबसे पहले बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं और इस अवसर पर जिस महान विभूति के नाम से ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। उनके आगमन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और साथ ही महिलाओं व बच्चों के साथ रेप के मामलों को तेजी से सुलझाने के मुद्दे पर बात की गई। तो इन मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भारत के 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक है और इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं और इसी लिहाज से ये जो बड़ी बैठक है उन्होंने आयोजित की और तमाम विषयों को लेकर इस पर चर्चा भी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते बजट 2026-27 के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। ये बजट चर्चा 18 नवंबर से शुरू हो सकती है। बैठक के पहले दिन कैपिटल मार्केट, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधि चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी। वित्त मंत्री हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ भी आने वाले समय में बैठक करेंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधि भी वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के लखनऊ से सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन के प्रशिक्षण केंद्र में 28 नवंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। आयोजन के संबंध में ब्रह्मा कुमारी राधा बहन से हमारे संवाददाता दुर्गा शर्मा ने बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक चुनौतियों के बीच विश्व शांति और विश्वास आज भी जरूरत है और इस पर ध्यान को जोड़ते हुए ब्रह्म कुमारीज की ओर से लखनऊ में एक आयोजन होने जा रहा है और 28 नवंबर को इस आयोजन में राष्ट्रपति शामिल होंगी। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रह्म कुमारी राधा बहन है। तो मैम, ये जो आपका आयोजन है इसकी थीम क्या है और किस चीज़ पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? हमारी भारत की जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। सारा विश्व हमारा एक है और एकता का आधार हमारे एक दूसरे पे हमारा विश्वास के लिए आज जो कमी आ गई है, फिर से हम ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी में सिखाए जाने वाला जो राजयोग है, हमारे अंदर उस विश्वास को जागृत करते हुए फिर से हमें स्नेह के सूत्र में बांधकर फिर से इस दुनिया को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज जो कहा गया है, तो ऐसा सुंदर जीवन जीने का, बनाने का लक्ष्य लेकर के इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है इस अभियान के लिए। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने स्वीकार किया। माननीय हमारे आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्वीकार किया। बड़ी हर्ष और प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न करेंगे। जो आयोजन स्थल है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। हमने ब्रह्मा कुमारीज ने एक कैंपस का निर्माण किया सुल्तानपुर रोड पे, साहू सिटी के पीछे 3 एकड़ ज़मीन पे बन करके बहुत सुंदर एक कैंपस तैयार है, जहाँ पे 200 लोगों का रहने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए कोर्स क्लासेस के लिए हमने 2 सेमिनार हॉल भी बनाए हैं उसमें, और साथ साथ वहाँ पे हर प्रकार के समाज के हर वर्गों के लोगों के लिए हम वहाँ ट्रेनिंग देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में युवा होगा, सशक्त युवा कैसे बने, नशा मुक्त जीवन व्यतीत कैसे करें, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। और महिलाएं होंगे, महिला को सशक्तता के साथ साथ एक आपसी परिवार की एकता की आज ज़रूरत है और आर्थिक रूप में भी सशक्तता के साथ नैतिकता को जागृत करते हुए ऐसा जीवन कैसे जिया जाए, परिवार की एकता के लिए विशेष जोर देने का संकल्प लेंगे। उस कैंपस का उद्देश्य ही है ऐसा ट्रेनिंग दे करके मानव मन के अंदर एक सशक्त समाज का निर्माण करना, यही हमारा उद्देश्य है। पूरे विश्व को शांति का संदेश देना यही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है और 28 नवंबर को लखनऊ में यहाँ ब्रह्म कुमारीज के गुलजार भवन में यह आयोजन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़। दिल्ली धमाका मामले में एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली से एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथ धमाके की साजिश रचने का आरोप है। हमले में इस्तेमाल कार गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली के नाम पर पंजीकृत है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है, जिसके बाद एनआईए टीम ने सोमवार को गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली को पटियाला कोर्ट ले गई। इससे पहले दिल्ली एनआईए कोर्ट ने दिल्ली विस्फोट मामले में आमिर राशिद अली को एनआईए को 10 दिनों की हिरासत में दे दिया था। बिहार सरकार में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण पत्र भेजा है। नई सरकार के गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री आवास में दिन भर एनडीए घटक दलों के नेताओं का मुख्यमंत्री से मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा।
मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने को तैयार हो जाए। संभावना है कि नए साल के पहले गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर है। मेरठ से प्रयागराज के बीच तीसरे सेक्शन के ही नाममात्र का काम बचा हुआ है। मेरठ से बदायूं तक का पहला चरण तैयार हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ट्रायल भी हो जाएगा। इसके बाद कभी भी उद्घाटन हो सकता है। 999 किलोमीटर लंबे 6 लेन की इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव से प्रयागराज के जुडापुर दंडू गांव तक बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद हरिद्वार, वाराणसी, बलिया आपस में जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया तक रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए अब सोनभद्र की बात कर लेते हैं। सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र में हुए खनन हादसे को लेकर एक और जहां पूरा प्रशासनिक अमला एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से घटना से जुड़े खदान मालिकों पर शिकंजा कसने लगा है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कृष्णा माइनिंग और उनके साझेदारों सहित 2 साझेदारों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत थाना ओबरा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक मलबे में 5 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। तो देखिए, खदान में ड्रिलिंग के दौरान भारी चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्ण माइनिंग खदान में रविवार देर शाम ये भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 300 फीट गहराई में बड़ी चट्टान अचानक भरभरा कर गिर गई थी, जिसके चलते कई मजदूर इस मलबे के नीचे दब गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। सोमवार दोपहर तक करीब 5 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी कई अन्य मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। वहीं इस मामले में स्थानीय थाने में माइनिंग कंपनी के 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के पिल्ली मारकुंडी में कृष्णा माइनिंग वर्कर्स में पहाड़ी के धंस जाने से दरअसल 16 मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। दोनों की टीम 3 शिफ्ट में कार्य कर रही हैं। बीती रात और आज भोर में 4 शव जो हैं वो बाहर निकाले गए और इसके साथ ही सोनभद्र पुलिस ने कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक मधुसूदन सिंह और दिलीप केसरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, मैं अभी जो बिल्ली मारकुंडी है, ओबरा क्षेत्र का जो खनन क्षेत्र, वहाँ पे खड़ा हूँ और जो 2 दिन पहले एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें मजदूर दब गए एक बड़ी पहाड़ी की धसकने से, और 2 दिन से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए। यहाँ पर पूरी जिला प्रशासन, सुरक्षा के लिए पुलिस और कई जिलों की पुलिस बुला ली गई है, जो लोगों को रोक रही है। बैरिकेड कर दिया गया है। जो गाड़ियां हैं वो आने नहीं दी जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि भीड़ न बढ़े। और एनडीआरएफ ने बीती रात 4 और 100, भोर में 100, 3 रात में निकाले हैं। जैसा कि अभी जिलाधिकारी ने हम लोगों को बताया कि रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा जब तक कि यह आशंका बनी रहेगी कि कोई इसके नीचे दबा हुआ है। और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक हैं उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जो 400 आज और निकाले गए हैं। तो कुल मिला के रेस्क्यू कार्य अपनी प्रगति पर है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह सावधानी बरती जा रही है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं, शिफ्ट में काम कर रहे हैं कि कोई भी बाधा न आए और लगातार रेस्क्यू किया जा सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सोनभद्र। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनभद्र से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। सुनील, अभी कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि शाम तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका होगा, और अभी कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? कितने, ये भी कहा जा रहा है जो शव है वो भी, उनको भी बाहर निकाला जा चुका है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा, मैं ये बता दूं कि अभी तक 5 शव तो पूरी तरह से बाहर निकाल लिए गए हैं, और रेस्क्यू को ये मान लीजिए कि अब ये आखिरी चरण में है। क्योंकि आप जानती हैं, जब कोई घटना होती है तो एक अफवाह से उड़ती है कि 20 मजदूर, 15 मजदूर, 10 मजदूर अंदर दबे होंगे। लेकिन जब रेस्क्यू में शवों का निकलने का क्रम जारी हुआ, तो अब जैसा कि जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, तो अब ये लगता है कि शायद 1 या 2 शव और बचे होंगे। तो रेस्क्यू बिल्कुल आखिरी चरण में चल रहा है। जैसे ही आखिरी शव निकलता है तो ये शायद प्रशासन मान लेगा कि हाँ, इतने ही लोग दबे थे। इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलते ही जो प्रदेश के अनिल राजभर श्रम मंत्री हैं और इस जिले के प्रभारी जो रविंद्र जायसवाल स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं, ये दोनों लोग पहुंच रहे हैं। दोनों लोगों के आने की सूचना हो गई है, दोनों लोग मौके पहुंच रहे हैं। अब चूंकि श्रम मंत्री हैं तो निश्चित रूप से श्रम से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो आएंगे, परिजनों से मिलेंगे और उनसे वो क्या बात करते हैं। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि जो नियम कानून के तहत सिस्टम है उसके तहत कार्रवाई होगी, उनको राहत दी जाएगी। जी, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी कहा जा रहा है कि खनन को लेकर जो चेकिंग की जा रही है तो उन पर भी पथराव किया गया है, और इस मामले में कुछ जो पुलिसकर्मियों ने सस्पेंड यानी कि बर्खास्त भी किया गया है। इस खबर को लेकर कितनी हकीकत है, सच्चाई अगर आप बता सके जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हेजिटेशन कल हुई थी। क्योंकि मैंने बताया था कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग ऐसे मौके पे आ जाते हैं, तो वो आने की कोशिश किए थे, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय सांसद भी थे। लेकिन चूंकि काफी हुजूम के साथ लोग आए थे, तो न कोई पथराव, न कोई लाठीचार्ज जैसी घटना नहीं हुई थी। ठीक है सुनील जी। ओके, सुनील तिवारी जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट बांग्लादेश को लेकर आ रहा है, क्योंकि शेख हसीना को 5 मामलों में जो दोषी है वो ठहराया गया है। आज का दिन बांग्लादेश और शेख हसीना के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन अब इस मामले को लेकर उन्हें दोषी ठहराया गया है। शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी ठहराया गया है। शेख हसीना पर 453 पेज का जो फैसला है वो आया है। जजों ने मंत्रियों के साथ हसीना की फोन कॉल्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी पढ़ी है, और इस अपराध न्यायाधिकरण ने ये फैसला शेख हसीना के खिलाफ दिया है, और कहा जा सकता है कि यहां से उनकी जो मुश्किलें हैं और भी बढ़ सकती है। शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी ठहराया गया। एक बड़े स्तर पर जो विरोध है वो बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर नजर आ रहा था। शेख हसीना पर 453 पेज का जो फैसला है वो ये लिया गया है। अब देखना होगा कि इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, और यहां से शेख हसीना के लिए क्या कुछ जो असर है इस फैसले का पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं पर लगाम लगाने और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से यातायात माह 2025 के अंतर्गत अमरोहा में यातायात जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों से रूबरू कराया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए यातायात जागरूकता फिल्म भी दिखाई जा रही है। इस दौरान बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, और साथ ही जागरूकता रैली निकाली जा रही है, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के द्वारा स्वयं सड़कों पर उतरकर वाहन स्वामियों को जागरूक किया जा रहा है, और बाइक चालकों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अमरोहा पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, मोहल्ले, गांवों में जाकर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस में पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, निबंध, इस तरह की प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। फ्री हेलमेट वितरण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। साथ ही इस समय में ट्रैक्टर ट्रॉली जो गन्ने के लिए मिल्स में जाती है, वहाँ पे रिफ्लेक्टर टेप लगाने के भी कार्यक्रम किए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये जो यातायात नियम है हमारी सुरक्षा के लिए है, इनको
पूर्ण रूप से पालन करें। नई राह फाउंडेशन एवं लाइन व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में ललितपुर के तुवन मैदान में व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि सोनाली जैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के वर्णी चौराहा से तुवन मैदान तक व्हीलचेयर खिलाड़ियों की एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तुवन मैदान में खेले जा रहे व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के लगभग 120 व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, इतना भव्य स्वागत फर्स्ट टाइम ललितपुर में हुआ और हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब धीरे धीरे दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रही है और उम्मीद करते हैं आगे भी मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और अच्छा करेगी दिव्यांगों के लिए और हम इससे भी बड़े मंच पे बाहर देशों में भी जाके परफॉर्मेंस करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी जो समाज सेवी संस्था है वीर बुंदेली समाज सेवी संस्था, वो हमेशा ऐसे आयोजनों के लिए आगे रहती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी, हमारे लोग आगे जाकर विश्व लेवल पर अपना नाम करें। जैसे हमारे छतरपुर की एक बहन है कांति गौड़, उन्होंने अपनी विश्व लेवल पर छाप छोड़ी। इस तरह से इन आयोजनों में हमारी टीम और हमारी वीर बुंदेली पूरी संस्था हमेशा आगे रहेगी। नई राह फाउंडेशन एवं लॉयंस व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ललितपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है। बुंदेलखंड से बहुत सारे खिलाड़ी जो थे, उनका कहना ये था कि सर बहुत जगह हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ, तो हम लोगों ने कोशिश की और यहाँ के लोगों ने हमें बहुत समर्थन किया। माननीय केंद्र से नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा और राज्य से योगी जी सरकार द्वारा हमें काफ़ी सहयोग मिलता है और आगे हम कामना करते हैं कि मिलता रहे। और यहाँ के लोग जो गणमान्य हैं, जो अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पूजनीय हैं हमारे। मैं तो एक छोटा बालक हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता उन लोगों के बारे में। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए सहयोग दिया है। हमारे यहाँ ललितपुर शहर में प्रथम बार ये दिव्यांगजन व्हीलचेयर क्रिकेट का आयोजन किया गया है। हमारे लिए, हमारे नगर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी खेल को प्राथमिकता देके आगे बढ़ रहे हैं, खेल विकास को आगे लेके बढ़ रहे हैं। पर ये मिसाल आप देखिएगा, जो व्यक्ति की सारी इंद्रियां सक्रिय हैं वो तो खेल में प्रतिभाग करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हमारे यहाँ जिनकी सारी इंद्रियां सक्रिय नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। पर मोदी जी ने हमारे जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। उन्होंने दिव्यांगजन जो भी व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया है यहाँ पे जनपद के द्वारा, वो एक मिसाल के तौर के रूप में आप देख सकते हैं कि मिसाल के रूप में है। यहाँ पे व्यक्ति अपनी कमजोरी को, अपनी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई नहीं बना रहा है, बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, शेख हसीना की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस फैसले में और क्या कुछ कहा गया वो भी आपको अपडेट बता रहे हैं। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने ये जो फैसला है वो सुनाया है और इस फैसले में मौत की सजा का जो ऐलान है शेख हसीना को लेकर किया गया है। अब 10 प्रधानमंत्री रह चुकी और अब इस दौरान शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना को 5 मामलों में सीधे सीधे यहाँ पर जो दोषी है वो ठहराया गया है और ये जो मांग है वो की भी जा रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मौत की जो सजा है शेख हसीना को सुनाई है। दूसरे आरोप में शेख हसीना को मृत्यु दंड तक की जो सजा है वो दी गई है। जिस तरह से मानवाधिकारों को लेकर बड़े जो आरोप है उन पर लग रहे थे और ये जो मामला है कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने यहाँ पर शेख हसीना को लेकर ये जो बड़ा फैसला है वो सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें लेकर ये जो सुनवाई है वो की थी। एक एक बातों को लेकर जिक्र किया गया था। लंबे समय से उनके विरोध में बांग्लादेश में चाहे आगजनी की लेकर खबरें देख लें, विरोध को लेकर देख लें, या जो लोग हैं वो उनका जो प्रदर्शन के तौर पर विरोध कर रहे थे और इस तरह की जो मांग है वो की जा रही थी। और अब जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो शेख हसीना को मौत की सजा का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। लेकिन इसके विकल्प में शेख हसीना अब किसकी तरफ का जो रुख है वो करेंगी और इसका जो असर है बाकी राष्ट्रों पर, बाकी देशों पर कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और यहां से क्या कुछ जो विकल्प है शेख हसीना तलाशती हुई नजर आएंगी और इसी के साथ बांग्लादेश में इसका क्या कुछ जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। जो लंबे समय से जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिला था, क्या उस पर विराम लग जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में जन एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, जहां जन एकता यात्रा का शुभारंभ दीप चौराहे से हुआ और ये मंडी समिति पहुंच जनसभा में परिवर्तित हो गई। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सरदार पटेल को याद करते हुए युवाओं से कहा कि पढ़ लिख कर विदेश जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी योग्यता अपने देश के लिए होनी चाहिए और उसे देश में ही न्यौछावर करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने की। सभा में जिले के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम पर हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने, अखंड राष्ट्र बने, सभी युवा देहात शहर हर वर्ग धर्म के लोग एकजुटता के साथ राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, विश्वगुरु भारत बनाएं, उन्हें सोने की चिड़िया बना सकें और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो परिकल्पना थी उसको पूरा कर सकें। यही हम लोगों का संकल्प बच्चे बच्चे में जाने का काम हमारे भारत सरकार युवा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और लखनऊ में आधी रात को इंटोजा पुल के पास एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई, जहां आग की कुछ ही देर में जो है वो और भी फैल गई और आसपास मौजूद दुकान भी धू धू कर जल उठे। हालांकि समय पर सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक पूरे मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का जो पता है वो भी लगाया जा रहा है। हालांकि इस आग की घटना में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं और नुकसान का जो अंदाजा है वो भी लगाया जा रहा है। देखिए, रात में जो है हमें 12-22 की सूचना मिली कि इटौजा फ्लाईओवर के बगल में जो है 4-5 गुमटियों में आग की सूचना है। तो फायर स्टेशन बस्ती तालाब से 2 गाड़ियां जो है घटनास्थल के लिए आई और पहुंचकर हम लोगों ने देखा तो साइकिल वर्कशॉप, मोटरसाइकिल वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक की दुकानों में जो है आग लगी थी। आग को जो है काफी कम समय में ही बुझा लिया गया। अब देखिए, समय रहते सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड विभाग ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू भी पा लिया। जहां कबाड़ की दुकान में ये आग लगी, जहां मोटरसाइकिल वर्कशॉप और एक साइकिल वर्कशॉप और एक इलेक्ट्रिक दुकान में भी आग लग गई थी। तो देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई, तुरंत कहा जा रहा है कि आग को बुझाने का जो प्रयास है वो भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर यूपी में पुलिस के बढ़ते इकबाल और अपराध पर लगाम की, जहां बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस ने रविवार की रात एक मुठभेड़ में 4 कुख्यात अपराधियों को पकड़ लिया है। चारों अपराधी 2 बाइकों पर सवार होकर किसी वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने रोका तो फायरिंग कर जो ये अपराधी हैं भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी पकड़े गए। 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। 16 नवंबर 2025 की देर रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान अमन पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़, गोविंद्र पुत्र सहबू निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। इनके 2 अन्य साथी जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी पहचान कन्हैया पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़ एवं शिवम पुत्र हुकम सिंह निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। LIC